अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजुक सियासी और माशी सूरत हाल से दो चार हुकूमत ने आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का अहम फैसला किया है। इस फैसले पर हुकूमत कितना अरसा कायम रह सकती है, इसी सवाल के जवाब में खुद हुकूमत के कायम रहने या न रहने का जवाब भी मुज़म्मिर है। वज़ीर आज़म और नून लीग के वज़रा मुशावरत के लिए लंदन रहे हैं, लेकिन कोई ब्लैक एंड वाइट फैसला नहीं कर सके। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत की मुद्दत और सख्त माशी इक़दामात लेने के हवाले से नून लीग ने यही फैसला किया है कि ये फैसला इत्तेहादी हुकूमत करेगी। नून लीग का मौक़िफ़ है कि अगर सब इत्तेहादी सख्त माशी फैसलों की सियासी कीमत अदा करने पर राजी होते हैं तो नून लीग भी राजी है, वरना नहीं। इस हवाले से वज़ीर आज़म की आइंदा चंद रोज़ में इत्तेहादियों से मुलाकातें मुतवक्किल हैं। दूसरी जानिब सड़कों पर सियासी पारा मुसलसल बढ़ रहा है। इमरान खान आज फैसलाबाद में जलसा कर रहे हैं तो मरियम नवाज गुजरात में सियासी पावर शो करेंगी, जबकि बिलावल भुट्टो भी कराची में अवामी इस्तकबालिये से खिताब करेंगे। इमरान खान ने गुज़िश्ता रात सियालकोट जलसे में कहा कि मुल्क के अंदर और बाहर से उनकी जान लेने की साजिश हो रही है। अल्लाह खान साहिब समेत तमाम पाकिस्तानियों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे कि पाकिस्तान किसी भी सानहे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन इमरान खान का इल्ज़ाम इंतहाई संजीदा नौयत का है। रियासत को न सिर्फ इमरान खान की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना चाहिए, बल्कि इस इल्ज़ाम की शफ़ाफ और काबिल इत्मीनान तहक़ीक़ात भी होनी ज़रूरी है। और अगर इमरान खान साहब के पास इस सिलसिले में कोई सबूत हैं तो रियासत और इदारों के साथ शेयर करने चाहिए ताकि शफ़ाफ तहक़ीक़ात आगे बढ़ सके। क्या रियासत इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी अदा करेगी? क्या इमरान खान समेत दीगर सियासी क़यादत को भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी? क्या रियासती इदारे इस साजिश की तह तक पहुंचेंगे? ये सब सवाल अहम हैं, क्योंकि मुल्क के सियासी हालात इंतहाई नाजुक हैं। इमरान खान इंतखाबात के ऐलान से कम किसी भी बात पर मानने को तैयार नहीं। ऐसे में सवाल अहम है कि अगर इंतखाबात होते हैं तो क्या उसके नताइज सबके लिए काबिल कबूल होंगे? यही सियासी और माशी सवालात आज मेहमानों के सामने रखेंगे कि मामलात किस रुख पर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उवैस तौहीद साहब और नज़ीर लगारी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, अतर का प्रोग्राम का हिस्सा है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमें मामलात ऐवानों से ज़्यादा सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। उवैस तौहीद साहब, एक मामला था सब्सिडी और पेट्रोलियम मसनूआत का लेके, ये फैसला ना हो सका, सियासी फैसला गालिबन अब तक जो नून लीग ने किया है और दिखाई देता है। आपकी राय में हुकूमत को इस वक्त माकूल फैसलों की ज़रूरत है, मकबूल फैसलों की ज़रूरत है? मेरे ख्याल में जो शहबाज शरीफ साहब लेड गवर्नमेंट है उसको तो दोनों ही फैसलों की ज़रूरत है, माकूल भी और मकबूल भी। तो जाहिर बात है कि एक क्लिफ हैंगर पे है। इमरान खान, एहतजाजी इमरान खान सड़कों पर हैं, इतनी बड़ी फौज के साथ वो काबीना है, इतनी बड़ी, और फिर इख्तलाफ राय है पार्टी के जो रहनुमा हैं। एहसास डार साहब कुछ कहते हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब, जाहिर बात है यहाँ पे वज़ीर ख़जाना हैं। कितना इमेज कितना बुरा गया होगा कि वहाँ पे लंदन में जो है वज़ीर आज़म हाज़िरी दे रहे हैं अपने बड़े भाई के पास। तो आई थिंक दैट्स एक डेमोक्रेटिक इमेज तो नहीं है और ख़ुद शहबाज शरीफ साहब को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। मैं समझता हूँ कि जहाँ पर इमरान खान साहब एक बयानिया पुश कर रहे हैं, एग्रेसिव पोस्टरिंग कर रहे हैं, इदारों के लिए खुले अल्फाज में भी जो सहाफ़ियों के साथ बात कर रहे हैं, ये जलसों में इशारों किनारे में बात कर रहे हैं, और लेटेंट भी, चाहे वो अदलिया को रात के 12 बजे खुलने का हो, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुतराज़ करार देना हो, या फिर ये कहना सहाफ़ियों के साथ बातचीत में कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बुज़दार साहब को नहीं चाहती थी, वो कहती थी कि जी आप गवर्नेंस बेहतर करें। फिर वो 25-30 जो है फॉरवर्ड ब्लॉक नून लीग वाले बना रहे थे MPAs पंजाब में, लेकिन उन्होंने उनको कहा कि नहीं आप यहीं पे रहें। तो ये पूछना, मैं और आप ये पूछने के तो हक बजानिब हैं खान साहब से और उनकी तहरीक इंसाफ से कि आप हुकूमत कर रहे थे या आप अपनी जिम्मेदारियां सारी, हमें तो यही लग रहा था कि आप हुकूमत कर रहे हैं, आप सारी जिम्मेदारी वहाँ पे डाल रहे हैं। जो मैं समझता हूँ कि अपने सियासी बयानिए के अंदर रियासती इदारों को, रियासती अमूर को लाना, चाहे वो नून लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब का गुजरावाला में हाजिर सर्विस जर्नलों पे इल्ज़ामात लगाने का मामला हो, ये इंतहाई ख़तरनाक रविश है, ख़तरनाक रुझान है, पोलराइज एनवायरनमेंट है, एक तरह से इंतशार की सूरत हाल है। और आयशा देखिए, एक दूसरे के साथ बंधे हुए मामलात,
اگر معاشی عدم استحکام ہے تو سیاسی عدم استحکام ظاہری بات ہے اور بڑھے گا، سیاسی عدم استحکام ہے معاشی استحکام جو ہے وہ نہیں پائے گا، اور پھر انٹرنل سیکیورٹی بھی انٹر لنکڈ ہے، اور انٹرنل سیکیورٹی آپ کو پتہ ہے کہ علاقوں کے بارڈر پہ کیا صورتحال ہے، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ اویس صاحب جو بات کی عمران بیانیہ پش کر رہے ہیں، میں اگر اس سوال کو آپ سے اس طرح رکھوں، کیا عمران خان بیانیہ اسلام آباد، کیونکہ فیصلہ سازی نہیں ہو پا رہی، ہم 5 ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں اور ادھر سے بھی بار بار کہا جا رہا ہے ہمیں سیاست سے باہر رکھے، کیا عمران خان بیانیہ اسلام آباد اور راولپنڈی کو یرغمال بنا رہا ہے؟ دیکھیے ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے ووٹرز کو تو قائم کرنے میں ہے، عوامی حلقوں میں بھی ظاہر بات ہے کہ ایک چرچا ہو رہا ہے، خان صاحب کیرزمیٹک پرسنالٹی ہیں، کسی کو ان کی سیاست سے اتفاق ہو اختلاف ہو، لیکن یہ کہنا کہ یہ سارے جتنے بھی آ رہے ہیں جلسوں کے اندر یہ سب ووٹرز میں تبدیل ہو جائیں گے اور یرغمال بن جائیں گے ریاستی ادارے، ایسا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے خان صاحب کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، اور اس وقت کی موجودہ مخلوط حکومت کے لیے بھی چیلنج ہے کہ ٹائم از رننگ آؤٹ، ٹائم کافی کم ہے، معاملات بہت سنگین ہیں، اور 6 سے 8 ہفتے اسی وجہ سے خان صاحب مزید ایگریسو پوسچرنگ کر رہے ہیں جو میری ناقص رائے میں۔ اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب کے لیے جو معاشی مسائل ہیں وہ ان کے گردن یا جو حکومت کی جو گردن ہے اس پہ ایک پھندے کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ری اسٹرکچرنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اور میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے عائشہ کہ نئی شرائط کے ساتھ یہ بات رکھنا چاہیں گے کہ جی نئی بات چیت ہونی چاہیے، نئی حکومت، نئی ری اسکیجولنگ، اور سعودی عرب اور یو اے ای اور چائنا کے ساتھ کیا بیل آؤٹ پیکج ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح خان صاحب کے لیے ٹائم سسٹین کرنا بہت مشکل ہے، اگلے 6 سے 8 ہفتے ان کے لیے بہت کروشل ہیں، اسی طرح شہباز شریف صاحب کے لیے ہیں۔ میں اس کے اوپر آتی ہوں، ری اسکیجولنگ سے پہلے تو حکومت کو یہ پتا ہونا چاہیے نا کہ اس کی مدت کیا ہے۔ عطا صاحب یہ لندن میں بیٹھے رہے 4 دن، کوئی فیصلہ نہیں نظر آ رہا ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ میں کہ آیا طے کر لیا ہو کہ ہماری مدت اتنے دن کی ہے، ہم اس طرح کے معاشی فیصلے لے سکتے ہیں، ہمارے پاس 4 ماہ ہے، 6 ماہ ہے، یا ہمارے پاس 8 ماہ ہے؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ آخر کوئی فیصلے نہیں ہو سکے، اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں؟ کنفیوژن ہے کہ ہم کتنی دیر کا پولیٹیکل ٹال لے سکتے ہیں، کیا کیا جائے کہ ہم پہ کم سے کم سیاسی اثر یا نقصان ہو؟ دیکھیں یہ ایک بڑا سیاسی اتحاد ہے جس کی اس وقت حکومت ہے، اس میں بڑی بڑی سیاسی جماعتیں شامل ہیں، اور حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ مشکل فیصلے کرتے ہیں۔ عمران خان کے اوپر ان لوگوں کی تنقید یہ ہوتی تھی کہ وہ نااہل ہے، فیصلے صحیح نہیں کر سکتا، یو ٹرن لیتا ہے۔ اب ان کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، یہ ایک فیصلہ نہیں لے پا رہے۔ اس کے بعد یہ پھر لندن گئے ہیں، وہاں پہ بھی مشاورت کرتے رہے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی ان کی نہ سمت نظر آ رہی ہے، نہ یہ کوئی مشکل فیصلے لے رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ یوز ٹو ہیں ڈرائنگ روم کی سیاست کرنے کے، یہ بند کمروں کی سیاست کرتے ہیں، یہ دیگر کرداروں کوشش کر کے حکومت تو گرا سکتے ہیں، لیکن جب سیاست سڑک کے اوپر آ جائے، جب سیاست عوام میں آ جائے تو وہاں پہ ان کے جو ہاتھ پاؤں جواب دے جاتے ہیں، وہ پھول جاتے ہیں۔ اور وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج شہباز شریف صاحب نے دوبارہ پٹرول کی قیمت بڑھانے سے انکار کر دیا، آلدو کہ وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ خزانہ خالی ہے، عمران خان اس کے لیے کوئی پیسے نہیں رکھ کے گیا۔ تو پھر اب سبسڈی کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے آپ لوگ سبسڈی دے رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ ہے تو آپ لوگ سبسڈی دے رہے ہیں نا۔ تو اپنے ہر بیانیے کی یہ خود نفی کرتے جا رہے ہیں، اور اگر یہ اسی طرح کرتے رہیں گے تو ان کے لیے مزید مسائل پیدا ہوں گے، خصوصاً نون لیگ کے لیے، اس لیے کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ زیادہ متاثر ہو سکتا ہے اس سارے عمل سے۔ زرداری صاحب کا تو ایک محدود جو ان کا آپ کو پتہ ہے کلاؤٹ ہے، کافی حد تک سیکیور ہے، اور اسی وجہ سے ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ سسٹم زیادہ دیر چلے، آلدو کہ اب نون لیگ کے اندر سے اس طرح کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ٹھیک، نذیر لغاری صاحب یہ سیاسی فیصلہ کر لیا ہے نون لیگ نے، جیسے ہر جگہ بات ہو رہی ہے کہ زیادہ تو ٹول نون لیگ پر ہی آئے گا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ بڑھائی جائیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں، اور ساتھ کہتے ہیں کہ یہ بارودی سرنگیں لگا کر، یاد پڑتا ہے یہ بات عمران حکومت نے بھی آنے پہ کہی تھی کہ جانے والی حکومت ان کے لیے بارودی سرنگیں بچھا گئی۔ اب کیا کرے حکومت؟ بڑھائے تو بھی گنہگار ہے، نہ بڑھائے تو بھی گنہگار ہی بنے گی، کیونکہ دونوں صورتوں میں اچھا تو نہیں ہونے والا حکومت کے ساتھ۔ تو بنا کسی حکمت عملی کے یہ جمپ ان کیے حکومت حاصل کرنے کے لیے اسٹریٹجی ان کے پاس بھی کوئی نہیں؟ بہرحال بعض دفعہ صورتحال ایسا ہوتی ہے کہ سلیم کوثر کا شعر بڑا کمال کا لگتا ہے کہ سر آئینہ میں راکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔
हम ये देखते हैं कि चीज़ें हमें जो पेश मंज़र में नज़र आ रही हैं, जो हम आँखों के सामने देख रहे हैं, ये चीज़ें एक और मंज़र दिखा रही हैं, जो पस मंज़र में जो चीज़ें हैं वो कुछ और दिखा रही हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मजमूई जो हैयत मुक़्तदरा है, उसने अपने लिए जो भी रास्ता अख्तियार किया है, जो भी उम्मीदें वाबस्ता की हैं और जो भी चीज़ें बनाई हैं, वो इमरान खान साहब के लिए बनाई हैं। और इमरान खान साहब को अच्छा, उनकी उम्मीदें क्या हैं, वो किस तरह हासिल करना चाहते हैं, किस तरह से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो किबला तब्दील करना चाहते हैं, कि ये कैसे मुमकिन होगा कि आप अपना किबला तब्दील करें? क्या आपका नौबादियाती किरदार ख़त्म हो जाएगा और आपका एक इनकलाबी कौमी किरदार शुरू हो जाएगा? तो अब तक तो पाकिस्तान की तारीख़ में 70 साल से हमारी हैयत मुक़्तदरा का तमाम ताकतवर जो इदारे हैं, उनका किरदार एक नौबादियाती किरदार रहा है, और हमें कभी भी तवक्को नहीं रही है कि उनका किरदार अवाम दोस्त एक इनकलाबी या अवाम दोस्त किरदार होगा, ऐसा कि जो अवाम को डिलीवर करेगा। तो ये क्या ऐसा होने जा रहा है? और हम अगर रुख कर रहे हैं मगरिब से, अपना रुख तब्दील करके हम शुमाल की तरफ देखना चाह रहे हैं, तो क्या उन्हें मालूम नहीं है कि शुमाल में जो है वो वहाँ की किसी की ताबे हुकूमतें नहीं रही हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट रिजीम थी 90s तक चलने वाली, या वो चीन में थी मार्क्सिस्ट रिजीम या चीनी कौम परस्त रिजीम थी। क्या हम वो किरदार अदा कर सकते हैं? क्या बिल्कुल वैसे ही हम हो सकते हैं कि जनाब हम अपने लोगों को डिलीवर करने लगें? नहीं, असल मसला ये है कि जो मगरिब है वो हमें फना करना चाहता है, वो हमें दिवालिया करना चाहता है, वो हमें मस्त करना चाहता है, और उसके साथ साथ हमारे नौआबादियाती इदारों को भी वो तलपट करना चाहता है, और उन इदारों के अंदर से दम निकालना चाहता है। लगारी साहब, माजरत के साथ हमारा बहुत कुछ बाहर से जुड़ा हुआ है जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन सर ये फरमाइएगा कि जो फैसले इस वक्त इस इत्तेहादी हुकूमत ने करने हैं, ये कर सकेंगे नहीं? जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी को लेकर ये बहुत से लोग कह रहे हैं कि वहां तो सब फायदे रहे। नून लीग अब ये कहती है कि अगर हमारे साथ बोझ शेयर करेंगे तो हम सख्त फैसले ले सकते हैं, अगर शेयर नहीं करेंगे तो हम नहीं लेंगे। आप समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब जुड़ के खड़े इस इत्तेहादी हुकूमत के साथ, या वो चाहेंगे कि जितना ज्यादा मुश्किल में पड़ते हैं उतना उनका सियासी फायदा होगा? लगारी साहब। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जरदारी साहब तो एक कदम पीछे खड़े हैं ना। हुकूमत तो वज़ीर आज़म के पास है, शहबाज शरीफ साहब हुकूमत चला रहे हैं, और शहबाज शरीफ का तजर्बा भी था, एक उनकी मैनेजेरियल वो कारकर्दगी भी थी, और उनका तजर्बा भी था जो काम करता था। लेकिन ज़ाहिर है माईशत को पिछले 3.5 साल में जिस तरह से चलाया गया, जिस अनाड़ी पर से इस रियासत को चलाया जाता रहा है, और जिसमें ख़ास इन्होंने खुद हमने नहीं तलाश किया था, ना हमने इन्वेस्टिगेट किया था, ना हमारी रिपोर्टिंग टीम का कोई या हमारे सहाफ़ी बिरादरी का ये कमाल था कि वो जाकर तलाश करते कि क्या क्या चीज़ें हैं। इन्होंने माफियाज़ के बारे में खुद ही इन्वेस्टिगेट किया, खुद ही लोगों को बताया कि ये आटा चोर कमीशन बनाया है, और ये आटा चोर माफिया है, ये चीनी चोर माफिया है, ये पेट्रोल चोर माफिया है, और ये सारी वो माफिया है जो लोगों मार्केट से चीज़ें गायब कर देती है, ये मुनाफाखोर माफिया है। लेकिन किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए कि वो माफिया इनके दाएं बाएं बैठी हुई थी। अब इनके ऊपर आ गया है मामला, और हालात इस हद तक ख़राब हो गए हैं कि इनसे नहीं संभले जा रहे हैं, और ऊपर से जो है वो इनके ऊपर वार हो गया है। बहुत बड़ा वार ये हो गया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इनके ऊपर एक ऐसा बोझ मुसलत कर दिया है कि जनाब चलें आप सड़कों पर जाएं, आप देखें तो आपका क्या हशर होता है। यानी जिन लोगों ने 3.5 साल सौबतें बर्दाश्त की, अकूबत खानों में रहे, जिन लोगों ने बिला जवाज इमरान खान के सितम सहे, अब वो फिर इमरान खान के लगारी साहब मैं आती हूँ, आप बार-बार कह रहे हैं बोझ मुसल्लत कर दिया, ये अपनी जगह एक अहम सवाल है कि क्या वो अभी भी पॉलिटिक्स में जो कह रहे हैं हमें पॉलिटिक्स में ना समझो। लेकिन उससे पहले अवैस तौहीद साहब, द न्यूज़ के अंदर अंसार अब्बासी साहब की आज की स्टोरी, अभी लगारी साहब ने एक जुमला बोला कि जरदारी साहब एक कदम पीछे हैं, दरअसल तो नून लीग की हुकूमत है। नून लीग ये कह रही है आज कि अगर इत्तेहादी बोझ शेयर करेंगे तो हम सख्त माशी फैसले लेंगे, फिर हम टाइम लेंगे, चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे।
दूसरी सूरत में खबर ये भी है कि फिर असेंबली तहलील का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है वहाँ पर। आप समझ रहे हैं कि नून लीग किस फैसले की जानिब बढ़ सकती है? क्या फौरन इंतखाबात जो इमरान खान का मुतालबा है उस तरफ चले जाएं? नून लीग के भी हक में है, सियासी एनवायरनमेंट के भी हक में है, क्या आप नहीं संभाल पाएंगे ना आप सख्त फैसले ले सकेंगे, या मिलकर ये इत्तेहादी हुकूमत बोझ उठाने को राजी हो जाएगी? आयशा, जिस तरह लगारी साहब कह रहे थे कि जरदारी साहब एक कदम पीछे हैं, इंग्लिश में कहते हैं ना वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैक, मैं कहूंगा अगर एक कदम पीछे है तो दो कदम आगे हैं। मैं समझता हूँ जरदारी साहब को पूरा प्लान पता है और नून लीग काफ़ी मुश्किलात का शिकार है, और इसी वजह से लंदन में उनके बैठक हुई, जो जाहिर बात है मैं समझता हूँ कि एक गैर जमहूरी तरीका है मेरी नज़र में। तो मुझे लगता है कि नून लीग इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किलात में है। उनको ये फैसला करना है अर्ली इलेक्शन, तो फिर क्या वो अर्ली इलेक्शन में स्वीप कर जाएंगे पंजाब के अंदर, जो उनका वोट बैंक इंटैक्ट रहा है 3.5 पौने 4 साल, इसी वजह से वो कीमतों में इजाफा नहीं कर रहे। और दूसरा ये कि जो प्लान था वो तो था कि जी तैनाती भी इसी हुकूमत के तहत होगी, जो एक अहम तैनाती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि लोग ये मेरा भी ये ख्याल था कि अगर ये बढ़ाएंगे नहीं पेट्रोल और उसकी कीमतें डीजल की, तो ये शायद अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर नवंबर तक ये हुकूमत रहेगी। अगर 18 तारीख को इनकी रीस्केड्यूलिंग की बात हो जाती है वर्ल्ड बैंक से, नई शराइत तय हो जाती है, तो मुझे लगता है कि ये सारे जो सियासी पापड़ बेले हैं वो इस वजह से नहीं बेले इन जमातों ने, इन तजर्बेकार और शातिर सियासी शात्रों ने, कि वो इतनी जल्दी 1.5 महीने के अंदर हो जाएगा। लेकिन जो असल मसला है, जो इस्लामाबाद आएंगे लॉन्ग मार्च के लिए, जो खान साहब हैं, खान साहब के पास भी पत्ते कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। वो एक धमकी, एक आमेद है कि जी यहाँ पे आएंगे, धरना देंगे। धरना इतना आसान नहीं होगा गर्मी के मौसम में। इस्टेब्लिशमेंट की कोई बेसाखियाँ भी नहीं हैं। वो ख़ुद कबूल कर रहे हैं कि माजी के 3.5 पौने 4 साल में इस्टेब्लिशमेंट कितने उनके करीब थी, वो सारी जिम्मेदारियों के इल्ज़ामात उन्हें लगा रहे हैं। और अब एक मैं समझ रहा हूँ कि अमेरिका के खिलाफ जो ये बैरूनी साजिश का बयानिया था, वो कहीं ना कहीं एक इदारों की तरफ जा रहा है, जो एक खतरनाक रविश है, खतरनाक रुझान है, और उसके खतरनाक इम्प्लीकेशंस होंगे। इदारों की साख को भी ठेस पहुंचेगी, और ख़ुद इमरान खान साहब के जो ब्रिजेस हैं जो काफ़ी जल गए हैं इस्टेब्लिशमेंट से इस सारी ओवरऑल पोस्टरिंग के अंदर, वो मज़ीद बर्न होंगे। मुझे लगता ये नहीं है कि खान साहब जब कह रहे हैं कि सारे टेलीफोन नंबर्स जो हैं वो उन्होंने बंद कर दिए, ब्लॉक कर दिए। मेरी इत्तला ये है कि खान साहब ने अपने टेलीफोन नंबर तब्दील कर दिए हैं। खैर, लेकिन जो अगर आपकी इजाजत हो तो जो सर, लेकिन एक बात और भी इसमें इजाफा कर दीजिएगा शेर के साथ, पर वहां से तो कहा गया था कि वो एपॉलिटिकल हैं, इस वक्त किसी सियासी मामले में नहीं है, तो इमरान साहब को वो फिर भी फोन कॉल्स कर रहे हैं, फिर भी राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं कुछ समझ में आया। मैं शेर पढ़ देता हूँ। इफ्तिखार आरिफ साहब के 2-3 अशार हैं। एक उनके, बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा खत्म होगा, मेरे माबूद आखिर कब तमाशा खत्म होगा, कहानी में नए किरदार शामिल हो गए हैं, नहीं मालूम अब किस ढब तमाशा खत्म होगा, कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये अक़दा तब खुलेगा जब तमाशा खत्म होगा। तो लेट्स सी कि कब ये थिएटर ख़त्म होता है, सियासी थिएटर। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सियासी क़ुव्वतें और हमारे इदारे, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं रियासती अमूर के अंदर, अगर ये सियासी बयानिए के अंदर इतना उलझाव पैदा हो गया, तो फिर अवाम भी उससे अफेक्ट करेगी सारी लड़ाई के अंदर, इस इंतशार में। और हमारा जो मुल्क, जो जियो स्ट्रेटेजिक जो उसकी लोकेशन है, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, वो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि जब तक एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ फॉरेन पॉलिसी और चार्टर ऑफ डिफेंस, ये अगर नहीं होता, आपस में बैठते नहीं है, हाथ नहीं मिलाते, लॉजिक और रीजनिंग की बात नहीं कर रहे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, सारे मीडिया जो है, स्क्रीन्स, वो पोलराइज एनवायरनमेंट का शिकार हो गई है,
تو اگر ریزننگ نہیں ہوگی، لاجک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے تو سر، قانون سازی ویلڈ کیا کریں گے؟ کوشچن، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آخر بیٹھنا کیسے ہے؟ بیٹھنے والے تو میز پر آنے کو تیار نہیں ہے۔ عطا صاحب آپ کی طرف آؤں گی، بڑے ویلڈ سوال یہاں پر اویس صاحب نے بھی رکھے۔ وہ کہہ رہے ہیں پتے اور بھی بہت ہیں، آپ بھی اسلام آباد میں ہیں، کچھ نہ کچھ اندازہ ہوگا، رابطے ہیں نہیں ہیں؟ کل رات ایک بہت بڑی بات ان کی جانب سے کہی گئی، ایک اور سازش کی بات کی گئی ہے۔ دراصل عمران خان صاحب چاہ کیا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تو کسی بھی نہ تو ادارے کو ٹرسٹ کرنے کو تیار ہیں، جو بیانات آ رہے ہیں، جو الزامات آ رہے ہیں، اور جو چیزیں وہ اب کہنے لگ گئے ہیں، جو پہلے ڈھکے چھپے کہہ رہے تھے، کھلے اب صحافیوں سے ملاقاتوں میں جو کچھ کہہ رہے ہیں، خواہش یا چاہ رائٹ ناؤ ہے کیا؟ دیکھیں آبویسلی جو خان صاحب کی ملاقات ہوئی اس کے اندر میں بھی موجود تھا ان صحافیوں میں، اور خان صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں جو رپورٹ ہوئی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئی۔ اگر وہ رپورٹ ہوں گی تو خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں ان کے غم و غصے میں اضافہ ہوگا، تو اسی وجہ سے خان صاحب نے خاص تاکید کی تھی ادھر، اور 2-3 دفعہ انہوں نے تاکید کی کہ یہ والی چیزیں آپ نے باہر جا کے رپورٹ نہیں کرنی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جس صورتحال میں ہیں ہم، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سیاست کر رہے ہوتے ہیں تو بحث سیاست کی طرف ہوتی ہے۔ جب پی ڈی ایم سیاست کر رہی تھی، عمران خان صاحب کی حکومت چل رہی تھی، آلدو کہ پی ڈی ایم کی قیادت اداروں کو ٹارگٹ کرتی تھی، لیکن جو آپ کی سیاست تھی عوام کے اندر، وہ سیاسی بیانیہ یہ تھا کہ آپ نے ایک دوسرے کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے خلاف کوئی بات کرنی ہے، کوئی ٹویٹ کرنی ہے۔ لیکن جب آپ اداروں کا سہارا لے کے کچھ کرتے ہیں تو بحث کا رخ اداروں کی طرف ہو جاتا ہے۔ گزشتہ یہاں پہ 3-4 ہفتے کے دوران، 5-6 ہفتے کے دوران جو کچھ بھی ہوا وہ عوام کے سامنے ہوا۔ میرے خیال میں یہ عوام کی ذہانت کی توہین ہوگی اگر ہم یہ سمجھیں کہ عوام چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کیا جو سندھ ہاؤس میں ہوا وہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ ایک وہ شخص جس کے اوپر اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، کسی وقت بھی اس کے اوپر فرد جرم عائد ہو سکتی تھی، ایک دم سے اس کو اٹھا کے وزیر اعظم بنوا دیا گیا۔ ساری جماعتیں اکٹھی ہوئیں جو بار بار یہ کہتی تھیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہ ہو تو تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سب کچھ عوام نے دیکھا ہے۔ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، انفارچونیٹ ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر جو سیاست کا رخ یا سیاسی جو جسے آپ کہتے ہیں گرمی کا رخ، وہ ہوتا ہے اداروں کی طرف۔ جس وقت قاسم سوری صاحب نے وہ رولنگ دی تھی، اس کے بعد بھی میں نے کہا تھا کہ اگر اب سپریم کورٹ سے کوئی تکنیکی انصاف لیا گیا تو بحث کا رخ اداروں کی طرف ہو جائے گا۔ وہ بہترین ٹائم تھا کہ سیاستدان مل کے بیٹھتے، کسی نتیجے پہ پہنچتے اور سیاست کو آگے بڑھاتے، لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف مجھے حالات جاتے ہوئے لگتے نہیں ہیں۔ پولرائزیشن میں اضافہ ہوگا دن بدن۔ خان صاحب کا ایک بیانیہ ہے، اور میں نے ماضی میں بھی متعدد بار کہا تھا، اور اس وقت بہت سارے ہمارے دوست کہتے تھے نہیں یار یہ آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ جو بیانیہ ہے یہ اتنا اچھا عطا صاحب مجھے 2 باتیں کہیے گا، اس کا جواب دیجیے گا کہ جب آپ بات کر رہے ہیں کہ تب بیٹھنا چاہیے تھا، بٹ عمران خان نے تو بطور حکومت بھی، جبکہ رولنگ پارٹی کی ذمہ داری زیادہ ہے، 3.5-4 سال میں اپوزیشن نے خود، ابھی جیسے ویس صاحب نے بات کی چارٹر آف اکانومی یا دیگر معاملات کے اوپر آپ آگے بڑھیں، کبھی بیٹھے نہیں، وہ ہمیشہ تب بھی تنقید کرتے رہے۔ ابھی جب آپ لوگوں کی بھی ملاقات ہوئی، جو گزشتہ رات انہوں نے ایک بات کی ہے سازش کی کہ میری جان کو لے کر خطرہ ہے، اور اس متعلق سازش کی گئی ہے، اور یہاں سے بھی ہوئی ہے اور باہر سے بھی ہوئی ہے، اس دن ملاقات میں انہوں نے آپ لوگوں کو ایسی کوئی بات بتائی کہ مجھے لائف تھریٹ ہے اور میں نے ایک ویڈیو بنوا کے رکھ دیا جس دن آپ لوگوں کی ملاقات رہی؟ نہیں، اس ملاقات کے اندر تو نہیں ہوئی، لیکن اس ملاقات سے پہلے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے انہوں نے متعدد بار اس چیز کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مناسب سیکیورٹی نہیں دی جا رہی، اور خان صاحب کو اس طرح سیکیورٹی نہیں دی جا رہی جس طرح دی جانی چاہیے، اور انہوں نے جب مریم نواز صاحبہ کو وی آئی پی پروٹوکول یا سیکیورٹی دی گئی تو اس موقع کے اوپر بھی پھر پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ نے ٹویٹس بھی کی اس حوالے سے کہ عمران خان کو اس قسم کی سیکیورٹی نہیں دی جا رہی۔ تو سیکیورٹی خدشات کا تو وہ اظہار کرتے رہے، لیکن اس مخصوص ویڈیو کا ذکر انہوں نے نہیں کیا تھا۔ ہاں، کل پھر میری جس لیڈرشپ سے بات ہوئی تھی انہوں نے مجھے کنفرم کیا تھا اور بتایا تھا کہ ہاں جی اس طرح کی چیزیں ہیں، اور کچھ دیگر تفصیلات بھی انہوں نے شیئر کی تھی۔ نذیر لغاری صاحب، یہ ملک میں انتشار آخر کون چاہتا ہے؟ کون چاہ رہا ہے؟ اگر اس وقت کی جو حالات، الزامات، بیانات، درمیان میں مقدمات کی صورتحال بنی رہی، عمران خان صاحب کا الزام انتہائی سنجیدہ ہے، اوپر سے وزیر داخلہ صاحب اس کے اوپر کہتے ہیں کہ پہلے بھی یہ بات کہی، وہ ڈرامہ فلاپ ہو گیا، یہ ڈرامہ فلاپ ہو گیا۔ کیا حکومت کو آگے بڑھ کے پوچھنا چاہیے ہمیں ثبوت دیں، ہمیں دے آپ کو جن لوگوں پر شک ہے، اور اس کی پراپر تحقیقات ہونی چاہیے، اور عمران خان صاحب کو وہ تمام شواہد دینے چاہیے جو ان کے پاس ہیں، یا جو ان کے خدشات ہیں، جن لوگوں سے ان کو لگتا ہے تھریٹ ہے، وہ پیش کرنے چاہیے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بیانیے کے طور پر صرف سیاست کے لیے ہوتا رہے گا اور جلسوں میں گونجتا رہے گا بیانیہ؟
نہیں، میرے خیال میں دونوں چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کی ظاہر جو اس وقت پاپولرٹی لے رہے ہیں اس سے اور زیادہ ان کو اضافہ ملے گا اور بہت زیادہ فائدہ بھی ملے گا. لیکن اب یہ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو ریٹریٹ بھی ہونا پڑے گا اور پسپائی بھی اختیار کرنی پڑے گی. اور انہیں یہ الزام کسی ایک فرد پر، شخص پر، کسی پر نہیں لگایا ہے، بلکہ یہ لگتا ہے کہ انہوں نے پوری ریاست پر، ریاست کے اداروں پر اور تمام پر اداروں پر لگا دیا ہے. اور اس وقت جو ہے جواب دہی کے لیے سب کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور عمران خان باہر کھڑے ہوئے ہیں. تو سیاسی جماعتیں بھی کٹہرے میں ہیں، سیاستدان بھی کٹہرے میں ہیں اور اکیلے عمران خان باہر کھڑے ہوئے ہیں. اچھا، یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے بغیر منصوبے کی چیزیں آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں یا ان کا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے. ان کا ٹھوس پس منظر کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، کوئی ایک مرکز ہوتا ہے جہاں سے چیزیں فلوٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں. ہمیں پھر وہ تلاش کرنا چاہیے چیزیں اس طرح سے کیوں ہو رہی ہیں، کیسے ہوتا ہے، اور اچانک ایسے مکارتھی آتا ہے اور مکارتھی جو ہے وہ اتنا پاپولر ہو جاتا ہے کہ پوری کی پوری امریکہ کی عوام جو اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ ٹوٹل جھوٹ پر بیٹھ کر اور وہ گفتگو کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، لچھے دار تقریر کرتا ہے، اور امریکہ پورے کے امریکہ کے اندر جو ہے اس کی مقبولیت کے گراف جو اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ حیران ہو جاتا ہے آدمی. اگرچہ بہت کم عمری میں فوت ہو گیا لیکن اس کے باوجود اس کے نام سے مکارتھیزم کا ایک پوری ڈاکٹرائن آتی ہے. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے وہ جو ہے اپنا ہٹلر کا آتا ہے. ہٹلر ایک ناکام فوجی سپاہی تھا اور اچانک پھر اٹھتا ہے اور وہ ایک گرما گرم تقریریں کرتے ہوئے، شعبدہ بازیاں کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ جاتا ہے اور پورے ریاست پر قبضہ کر جاتا ہے، اور پھر جو ڈیزاسٹر ہوتا ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے. اسی طرح سے مودی کا ہمارے سامنے کی مثال ہے. مودی کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور اچھا، مودی کو چھوڑ دیں، مودی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ رہا، لیکن یہ ڈونالڈ ٹرمپ، ہم تو سمجھتے تھے کہ یار اس کا صدارت کے لیے امیدوار بننا ہی بڑی عجیب بات ہے. اور پھر اچھا، اس کا پرائمری کے الیکشن میں جیتنا ہی بڑی بات ہے، آؤٹ ہو جائے گا ہم سمجھ رہے تھے، لیکن وہ بھائی الیکشن بھی جیت گیا اور پریزیڈنٹ بھی بن گیا. تو اس طرح کے تاریخ میں کردار موجود ہوتے ہیں، عملاً خالی ہوتے ہیں، دل کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے، نالج کچھ نہیں ہوتی ہے، ان کی فہم کچھ نہیں ہوتی ہے، ادراک کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کا ویژن کچھ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے عمران خان کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں کہ ان کے پاس نالج نہیں ہے، ان کے پاس سیاست کی کوئی بے کا علم نہیں ہے، وہ سیاست کا طالب علم بھی نہیں ہے، وہ اب بھی کرکٹ ہی کھیلتا ہے، لیکن اس کے باوجود بہرحال اس کو ایک پاپولرٹی ملی ہے. لغاری صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ ان کو سب کا بہت زیادہ پتہ ہے، وہ باہر کے حوالے بھی دیں تو کہتے ہیں وہ بہت بہتر جانتے ہیں، دیگر ممالک کے نظام سے لے کے اپنے ملک کے اندر ہونے والی کرپشن سے لے کے جتنے حوالے دیا سب غلط ثابت ہوئے نا. کیا یہ حوالے دینا یہ کیا بات ہوئی کہ میں جو کہتے ہیں کہ میں ہر چیز جانتا ہوں، جغرافیہ ملا دیتے ہیں ایک مشرق کے ملک کا ایک مغرب کے ملک سے، اور اسی طرح سے بہت سی ایسی چیزیں بتائی ہیں انہوں نے کہ پتہ مجھے ہر چیز کا، اور عملاً پتہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہے. نہیں، سیاست کے طالب علم نہیں ہے بھائی، یہ کبھی بھی سیاست کے طالب علم نہیں ہے، اور پولیٹیکل سائنس کے خود بھی بتاتے ہیں کہ میں نے بہت کم نمبر لیے تھے. تو یہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بڑا ویژن نہیں ہے اور بڑی کوئی فار سائٹڈنس نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، ایک اچھے خوش گفتار بن گئے. اور بڑی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ انسٹرومنٹ جو ہیں وہ ان کی پوسٹ پر کھڑے ہوئے ہیں، ان کو سہارا دیے ہوئے ہیں. اور اگر یہ بات کوئی سندھ کا لیڈر کرے 1 منٹ میں قتل ہو جائے گا یار. عمران خان صاحب نے تو گزشتہ روز بھی جو خطاب کیا، اس سے پچھلے دن بھی جو خطاب کیا، مردان والے وہ تو تمام اداروں کی جانب قریباً انگلی اٹھا رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے وقت کے فیصلے نہیں ان کو اپنے حساب سے کرنے دیے گئے، انہیں کمزور کرنے کی کوشش. یہ طریقہ بھی ہے. اچھا، یہ ان کا طریقہ ہے؟ نہیں، یہ طریقہ ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے اوپر بھی حملہ کرو. کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور ان کی مرضی کے بغیر یہ 1 منٹ بھی نہیں چل سکتے تھے بھائی، وہ سب ان کو چلا رہے ہیں. چلیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آتی ہوں. تو اویس توحید صاحب سے یہی سوال جو لغاری صاحب نے بات کیا ہے، ویسے تو عمران خان ریاست پر عدم اعتماد کر رہے ہیں، مگر ایک تاریخ بھی ہے گزشتہ 10 سالوں کی. اسی سے گفتگو کا آغاز کریں گے اس بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. اویس توحید صاحب، جو لغاری صاحب بات کر رہے تھے کہ جو کر رہے ہیں انسٹیٹیوٹس پیچھے کھڑے ہیں، سر عمران خان جو گزشتہ ہفتوں میں تقاریر کر رہے ہیں وہ ہر دن ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے بہت سی چیزیں سامنے رکھ رہے ہیں. اگر اس کو بالکل سمپلی کہوں تو وہ ریاست پر ہی عدم اعتماد کر رہے ہیں، کوئی ادارہ نہیں جس پر وہ اعتماد کرنے کو تیار ہوں جب وہ تقریر اور خطاب کرتے ہیں. گزشتہ رات انہوں نے کہہ دیا وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جان لے لی جائے. یہ بات بہت آگے تک جا رہی ہے. اور جو لغاری صاحب کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ 10 سال کی ہسٹری ہے جو ہم نے خود وٹنس کیا ہے پروفیشنلی کام کرتے ہوئے بھی، کہ ریاست میں کے اندر مختلف اداروں کی جانب سے کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلا گیا، پورٹرے کیا گیا یا کرنے کو کہا گیا بہت سے لوگوں کو.
राइट नाउ आप चीजें कहाँ, अगर मैं कहूँ कि आप उनको उनकी पोजीशंस पर रखें, क्या अपने अपने रोल, अपने अपने किरदार के अंदर अपनी अपनी जगहों पर मौजूद हैं, अपने अपने रोल और किरदार से बाहर कहीं और मौजूद हैं, किसी भी जगह पर आपको पोजीशन पॉलिटिकल सिनेरियो में या ओवरऑल इंस्टीट्यूट की क्या दिखाई दे रही है? देखिए आयशा, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की जो जमात है वो एक लेजिटिमेट स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की सियासी मैप पर। उनकी फॉलोइंग है और यंगर जनरेशन में बहुत फॉलोइंग है और उनकी कल्ट फॉलोइंग है। किसी को उनके इख्तलाफ हो सियासत से या इत्तफाक हो, वो एक अलहदा बात है। तो इमरान खान साहब जो भी फ्यूचर के अंदर जो भी कोई प्लान बनेगा, कोई भी पॉलिसी मेकिंग, तो उसमें मैं समझता हूँ कि खान साहब नहीं चाहते कि वो इन जमातों से मिले, लेकिन मुझे ये ऐसा लगता है कि फ्यूचर में अगर रियासती मुल्क को हल होना है, कानून साजी होनी है, तो टेबल पर खान साहब की जमात को बैठना चाहिए। ये एक जबरी तरीका है वो कि खान साहब पार्लिमानी निज़ाम पे अक्सर सवालिया निशान खड़े करते हैं और वो 2/3 अक्सरियत चाहते हैं। वो मुझे ऐसा लगता है, मेरी नाक़िस राय में, कि वो अर्दोगान साहब को आइडियल समझते हैं कि वो 2/3 मिलेगी, फिर वो आइन में तब्दीलियाँ लाएंगे और फिर अब एक अपनी तर्ज की एक हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम की किस्मत बदल देगी। ये तो उनका एक माइंडसेट जो मुझे नजर आ रहा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये बात जो इस वक्त मुझे लगता है कि माजी के अंदर तो ये बिल्कुल हमने देखा। इस तरह अत्तर साहब भी इशारों में बता रहे थे कि जी अगर ये 4-6 उसके अंदर, अगर मैं सही समझाऊं कि इदारे जो हैं वो उनका एक रोल रहा है, मुझे ऐसा शायद नहीं लगता, लेकिन 3-3.5 साल में था। उस वक्त खान साहब को काबिल कबूल था। बलूचिस्तान हुकूमत कैसे गई, कुद्दूस बिजंजो साहब कैसे आए, बाप कैसे बनी, सादिक संजरानी साहब सेनेट के चेयरमैन 2 दफ़ा कैसे मुंतखब हुए, बावजूद इसके कि 2 बड़ी जमातें नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या अपोजिशन की जमातों की अक्सरियत थी। पूरी एक तारीख है। और ख़ुद खान साहब ने जो सहाफ़ियों से बात की है, जो रिपोर्ट हुआ है बड़े बड़े चैनल्स पे, जो भी सहाफ़ी हमारे दोस्त गए थे, कि सारी उनके साथ मशवरे होते थे, सलाह मशवरे होते थे, एक पेज का मंत्रा था, तो माजी में तो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे कि खान साहब और उनके कैंप में एक फीलिंग है कि उनके इख्तलाफात जो हैं वो शख्सी या फर्दी तौर पर हैं इदारों के अंदर। जो मैं जहाँ तक मेरी दानिश में, इट इज़ एब्सोल्युटली एब्सर्ड टू सजेस्ट इंस्टीट्यूशंस की एक डिसिप्लिन होता है, इंस्टीट्यूशन जो है वो उस हिसाब से काम करता है। ये ज़रूर है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर, इंतशार के अंदर, हमारे जो इदारे हैं उनको भी सबक सीखना चाहिए कि माजी में उनका क्या किरदार रहा है और अब मुस्तकबिल में क्या होना है। क्योंकि स्टेक पे लगी हुई है 22 करोड़ की किस्मत। ना खान साहब, ना नवाज शरीफ बरादरान, ना जरदारी साहब। 22 करोड़ की फ्यूचर, और वो भी 63% हमारा नहीं, हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके वो दाव पे लगा हुआ है। अगर आप विजन अपना 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने पे रखेंगे तो ये कौम कहाँ जाएगी, ये मुल्क कहाँ जाएगा। मैं समझता हूँ कि मायोपिक विजन को तर्क करें और सियासत अवाम के साथ करें। जमहूरियत अगर अपनाएं तो अवाम के मसाइल के हल के लिए अपनाएं, ये आपस की लड़ाइयाँ तर्क करें। यही मैं समझता हूँ कि एक माकूल तरीका होगा आगे चलने का और इस रियासत की सिमत को तयन करने के लिए। ठीक है अतर साहब, मैं ना थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आपकी एक लेटेस्ट मुलाकात भी रही और इमरान खान साहब रोजाना बहुत सी चीजें बता रहे हैं, सामने भी रख रहे हैं। ये फरमाइएगा कि 4.25 साल हुक्मरानी के बाद इमरान खान साहब को ये तो अंदाजा हो गया होगा, अभी जो यहाँ थोड़ी गुफ्तगू भी हुई, कि इस मुल्क में हुकूमतें कैसे काम करती रहीं, फैसले कैसे होते रहे, किस किस्म के प्रेशर्स होते हैं और किस तरह से बैलेंस कायम करना होता है किसी भी हुकूमत को, और वो बैलेंस नहीं होते तो फिर किस तरह बैलेंस आउट मामलात हो जाते हैं। अब इमरान खान साहब के 2 मुतालबात या 2 सूरतें इस वक्त सामने फौरी तौर पर आ रही हैं। एक तो फौरी इंतखाब, वो इंतखाब किससे मांग रहे हैं, कैसे होगा, आप क्या समझ सके हैं उनका अदम इत्मीनान और अदम एतमाद है। दूसरी बात जो उन्होंने गुज़िश्ता रात कही, रियासती ऑपरेटर्स में कहाँ वो ताउन करेंगे कि तफ्तीश और तहकीक हो सके, जब वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि उनकी जान लेने की साजिश हो रही है। कुछ इस पर रोशनी डालें दोनों बातों पर।
अच्छा, पहले छोटा सा मैं कमेंट करना चाहूंगा। देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम जमहूरियत के अंदर जब जमहूर कोई फैसला करता है तो उसको फैन क्लब और कल्ट करार दे देते हैं। जो लोग आज भी नारे लगाते हैं और पराडो के आगे ऊपर नीचे छलांगे मार रहे होते हैं कि भुट्टो जिंदा है, क्या वो कल्ट नहीं है? जो आज भी भुट्टो को कहते हैं कि वो जिंदा है, जो 3 दफा पाकिस्तान के वजीर आजम रहने वाले मियां नवाज शरीफ साहब को, जिन्होंने उनको साफ पानी पीने का पानी भी नहीं दिया और वो हर दफा मुआहदा करके चले जाते हैं, अभी भी उनको वो शेर शेर एक बारी फिर के नारे लगा रहे होते हैं। क्या वो फैन क्लब और कल्ट नहीं है? क्या सिर्फ इमरान खान का ही फैन क्लब और कल्ट है? देखिए, यहाँ पे शख्सियात की सियासत होती है और हर जमात के अंदर होती है। अनफॉर्चुनेट है, जहां तक इमरान खान साहब का ये ताल्लुक है कि क्या उनको दीगर जमातों के साथ बैठने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, इसलिए कि जमहूरियत में इख्तलाफात इतने आगे नहीं जाने चाहिए कि आप दूसरी लोगों के साथ बात ही ना करें। लेकिन एक छोटा सा फर्क है, क्या जरूरी है कि वो 2 खानदानों के साथ बैठें? नून लीग में हमजा और शहबाज शरीफ साहब के अलावा और कोई नहीं था? कोई और वजीर आजम या वजीर आला नहीं बन सकता था? बिलावल और आसफा के अलावा और कोई नहीं रह गया पूरे सिंध के अंदर? सिंध की किसी मां ने कोई ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया जो सिंध के अंदर इनके अलावा भी पीपल्स पार्टी में आगे आ सके? तो 2 खानदानों को आप 2 जमातों से कंफ्यूज ना करें। इमरान खान का है, इन 2 जमातों से नहीं, और पाकिस्तान की आवाम का जो उनको नहीं पसंद करते उनका भी ये मसला है। जहां तक खान साहब का क्या वो इदारों की किसी तहकीकात को मानेंगे? देखिए, उनका तो टोटल बयानिया ये है, गलत या सही। वो तो ये कहते हैं कि जब मेरे खिलाफ बैरूनी साजिश हुई तो वो खत लेके, उस मुद्दे को लेके मैं रियासत के हर सतून के पास गया, मैंने हर दरवाजा जो है एक तरह से नॉक किया, लेकिन किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया, किसी ने तहकीकात नहीं की। तो आप क्या आप समझ सकते हैं कि इस मौके के ऊपर वो ये समझेंगे कि कोई उनके खिलाफ होने वाली ये जो खुदा न खास्ता कत्ल की मुबैना साजिश है, इसके हवाले से तहकीकात होंगी तो इमरान खान उसको मान लेंगे? तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान इस वक्त इदारों के पास जाएंगे इस मौजूदा सेटअप के अंदर। जो इलेक्शंस का ताल्लुक है, ये एग्जैक्ट ये सवाल मैंने खुद खान साहब से किया था। मैंने कहा था बाकी बातें तो अपनी जगह पे हैं, आपका इस वक्त एक एजेंडा है कि इलेक्शंस की तरफ आप किस तरह जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अवामी दबाव बढ़ाएंगे और यही हुकूमत जब भी इलेक्शंस कॉल करेगी तो हम उस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मैंने उसमें ईवीएम का भी वहां पे जिक्र किया था कि क्या ईवीएम के बगैर पीटीआई चली जाएगी, तो उस पर भी वहां पे पीटीआई के एक सीनियर लीडर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ईवीएम तो तैयार ही नहीं है, उसके बगैर भी हम इलेक्शंस में जाने के लिए तैयार हैं। तो जब भी इलेक्शंस कॉल होंगी, अगर वो फौरी कॉल हो तो बगैर ईवीएम के भी खान साहब जाने के लिए तैयार हैं। और वो कहते हैं कि मुझे कोई भी मैसेज भेजना है तो इलेक्शन की डेट दो और उसके बाद मुझसे बात कर लो, उसके अलावा मुझे कोई मैसेज ना भेजो। ये एग्जैक्ट उनके अपने वर्ड्स हैं। अच्छा साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बात की आगाज में, मैं उस पर लगारी साहब का भी कमेंट लूंगी, लेकिन मुख्तसरन ये कह दीजिएगा कि फिर पीटीआई के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली हमारी सारी सियासी जमातें ऐसी हैं। आपने 2 खानदानों पे बात की, बट पीटीआई भी क्या है? पीटीआई के लोग खुद कहते हैं इमरान खान है तो पीटीआई है, इसके अलावा पीटीआई की कोई शनाख्त नहीं है, पीटीआई कुछ नहीं है। तो शख्सियत तो फिर तमाम जमातों में क्रॉस द बोर्ड हमारे यहाँ एक जैसी ही सूरत हाल है। देखिए, एक शख्सियत तो देखिए, अभी उसने 3 साल हुकूमत की है, जो 40-50 साल से हुकूमत कर रहे हैं वो एक खानदान है। क्या इमरान के बाद उसका बेटा उम्मीदवार है या उसकी बहन उम्मीदवार है या उसका कोई भांजा उम्मीदवार है, फिर तो हम करें। लेकिन मैं ऑन प्रिंसिपल ये कहता हूँ कि अगर अवाम किसी को वोट देते हैं, चाहे वो सवाल सर ये नहीं ना रहा, बात पॉलिटिकल लीडरशिप की आ गई ना, वहां पर भी हम जो सेकंड टियर लीडरशिप देखते हैं वो खानदान देखते हैं। पीटीआई के अंदर भी सेकंड टियर लीडरशिप हमें खानदान ही नजर आते हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि वहां भी कोई तैयारी तो नहीं है आगे कि पॉलिटिकली लीडर कौन होगा? कोई एक अननोन खानदान से कोई बंदा खड़ा होगा, इमरान खान के बाद सेकंड इन कमांड होगा। हमें तो सेकंड टियर भी लीडरशिप वो नजर आई ना, तैयारी तो वहां भी नहीं है। सियासी जमात कोई भी तैयार नहीं है एक आम पाकिस्तानी किसी आम शख्स को बतौर लीडर देखने के लिए, पॉलिटिकल लीडर, और ये क्रॉस द बोर्ड है। जी वैसा कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए जी क्रॉस द बोर्ड है, लेकिन मेरे ख्याल में ये अनफॉर्चुनेट होगा अगर हम पीटीआई का मुआवजना नून लीग या पीपल्स पार्टी से करें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वो 2 बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है उन नून लीग में और पीटीआई में या जेयूआईएफ में या पीपल्स पार्टी में या एएनपी में। ये कोई नस्ल दर नस्ल तो नहीं चल रही ना। इमरान खान ने अपने वालिद से इनहेरिट नहीं की, ना ही वो ठीक है, मैं लेके जाएंगे। दूसरी तरफ सिलसिला ही मुख्तलिफ है, तो ये टोटल डिफरेंट चीजें हैं, इनको यहाँ पे हम इस तरह कंपेयर नहीं कर सकते। चलिए वैसा और लगारी साहब, मैं इसी इशू के ऊपर क्लोज करते हुए, क्योंकि जाहिर बात है हम एक पार्लिमानी जमहूरियत में है, बट हमें सियासी जमातों के रवैये उस तरह से जमहूरी नहीं दिखते। वैसा देखिए, मैं समझता हूँ कि खान साहब की मकबूलियत को जो भी नाम दे दीजिए, लेकिन जी अवैस साहब जी
मैंने कहा देखिए खान साहब या हो शरीफ बरदरान या जरदारी या मौलाना फजल रहमान साहब की जमात कोई भी हो, वो रियासत के आइन और कानून के तहत ही आगे चलेगा ना। ये थोड़ी है कि इदारों की बात नहीं मानेंगे, अपना आइन और कानून थोड़ी लेके चलेंगे खान साहब। खान साहब ये एग्रेसिव पोस्टरिंग कर रहे हैं, माजी में भी की है और दूसरी जमातों ने भी की है, लेकिन उनको आके बैठना मुज़ाकरात से ही होगा। ये जला दूंगा गिरा दूंगा, ये इससे तो खान साहब प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन किसी को घुटनों के बल गिरा के अपनी बात मनवाना ये मुमकिन नहीं होगा। ये रियासत है, रियासती इदारे भी आइन और कानून के ताबे होते हैं, मैं और आप भी आइन और कानून के ताबे होते हैं। जंगल का कानून होगा तो ना जमहूरी निज़ाम होगा ना पार्लिमानी निज़ाम होगा। तो मैं समझता हूँ कि एक मैच्योर लीडर हैं और मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात कि मौरूसी सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अवाम जिसको वोट दे उसको तस्लीम करना चाहिए, उसकी लेजिटिमेसी को तस्लीम करना चाहिए। ठीक। और बाकी क्या रह जाएगा, वरना यही इंतशार होगा और हम इसी तरह बात कर रहे होंगे, एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां कर रहे होंगे। जी लगारी साहब योर से। नहीं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इलेक्शन की बात हो रही थी, या शायद कि भी इलेक्शन वो फौरी तौर पर चाहते हैं। इलेक्शन हो सकते हैं, इलेक्शन कल भी हो सकते हैं, लेकिन 85 से लेकर 2018 तक के तमाम इलेक्शन इंजीनियर थे, चोरी किए गए थे और इलेक्शन मैनिपुलेट किए गए थे, इलेक्शन जो हैं वो बनाए गए थे, इलेक्शन कराए नहीं गए थे। अब इस वक्त भी होंगे, इलेक्शन करा के किसी को भी दे दें, कल इमरान खान साहब को फिर कह दें कि जी 2/3 मेजॉरिटी आपके पास, आप जो चाहें तोड़ फोड़ करें, जितनी चाहें कर लें, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन इलेक्शन अगर होते हैं तो कोई इसका नतीजा निकलना चाहिए, इलेक्शन फ्री फेयर इम्पार्शल होने चाहिए। ये जो हवा उठाई गई है, इस हवा के दौरान ये समझा जाए कि जनाब इमरान खान साहब ने मैदान मार लिया है और पूरा पाकिस्तान फतह कर लिया है, ये तासुर देने से, ये हमने इस तरह के तासुर तारीख में पहले भी देखे हैं, इस मुल्क में पहले भी देखे हैं, लेकिन होता नहीं है। होता इलेक्शन में बाज़ ऐसा भी हुआ है कि जो पार्टी बाद में 2/3 से ज़्यादा सीटें ले जाती है, वो अगले इलेक्शन में जो उसको 11 सीटें मिलती हैं। एक पार्टी जो लीडिंग पार्टी होती है उसके पास टोटल कहते हैं कि जी ठीक है आपको 18 सीटें दे रहे हैं, आप इस पर ऐश करें। तो इस तरह से इलेक्शन इस तरह होते रहे हैं। और पिछले इलेक्शन में जो RTS मशीनें बैठी थीं और फिर बैठी ही रह गई थीं और इलेक्शन इनके हवाले कर दिया गया था, ये भी सब कुछ हुआ था। अब क्या होता है हमें नहीं मालूम है कि इमरान खान जो इलेक्शन चाह रहे हैं कि वो RTS वाला इलेक्शन चाह रहे हैं या कोई और इलेक्शन चाह रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो इस्टेब्लिशमेंट का हाथ इनके सर से उठा नहीं है, या खुदा न खास्ता मैं जो नहीं चाहता हूँ वो ये कि इस्टेब्लिशमेंट या हमारे वो जो हैं इदारे बाहमी को उसका तो शिकार नहीं है। अगर ऐसा है तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है। ये जिस तरह से उनको भी लताड़ रहे हैं और उनको कह रहे हैं, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ किस तरह की बातें कोई और करता, कोई सिंधी लीडर करता, कोई बलोच लीडर करता तो उसको स्पेयर किया जाता, बिल्कुल नहीं किया जाता। और उसके बाद किस तरह से चीज़ें होती हैं, इमरान खान साहब को अल्लाह जिंदगी दे, लेकिन ये कि ये सारी सूरत बनाई यही गई है, मैदान ये सजाया गया है कि इनको दूल्हा बना कर ले आ जाए। ठीक है लगारी साहब। जी अतर साहब कहिएगा, बिल्कुल लास्ट कमेंट। जी मैं इसमें आशा से छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। जरदारी साहब सिंध के लीडर हैं जिन्होंने कहा था कि हम ईंट से ईंट तुम्हारी बजा देंगे, तो वो सिंध का ही लीडर है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई सुबाइयत का मसला नहीं है, इसमें लीडरशिप का फुकदान हो सकता है जो इस तरह की कोई भी बात करता है, क्योंकि सब इदारे जो हैं ये हमारे इदारे हैं, अगर ये कमजोर होंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, अवैस तौहीद साहब और अतर काज़मी साहब प्रोग्राम का हिस्सा बने। शफाफ इंतखाबात सबका, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप को आके मेज पर बैठना पड़ेगा, उसके SOPs तय करना पड़ेंगे ताकि बेहतर तौर पर उसके नताइज को आने वाले दिनों में कबूल भी किया जा सके। इसके लिए वक्त दरकार है, सड़कें छोड़कर ऐवानों का रुख करना पड़ेगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।